इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। अबीर की बात सुन देवांशी का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा था। देवांशी अपने दोनों हाथों को अबीर के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी देवांशी को एक आइडिया आता है। देवांशी अपने मुंह को अबीर की चेस्ट के पास ले जाकर वहां जोर से बाइट कर लेती है। देवांशी की अचानक बाइट करने से अबीर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन वो देवांशी के हाथों को नहीं छोड़ता। बहुत देर तक भी जब अबीर देवांशी के हाथों को नहीं छोड़ता, तो देवांशी अबीर के चेस्ट को बाइट करना बंद करके अपना सर ऊपर उठाकर अबीर के चेहरे को देखती है। देवांशी के बाइट करना बंद करने पर अबीर धीरे से अपनी आंखें खोल देवांशी के चेहरे को देखता है। देवांशी भी अबीर को ही देख रही थी। अबीर देवांशी के एक हाथ को छोड़ जिस जगह देवांशी ने बाइट किया था, उस जगह से शॉर्ट को हटाकर देखता है। देवांशी भी उस जगह को देखती है जहां उसने बाइट किया था। वहां पर देवांशी के दांतों के गहरे निशान थे, साथ ही हल्का-हल्का खून भी आ गया था। अपनी वजह से अबीर को चोट लगने पर देवांशी का चेहरा मायूस हो गया था। देवांशी अपने हाथ से उस जगह को टच करते हुए अपनी लो वॉइस में अबीर से कह दिया, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। कहते हुए देवांशी की आंखों में आंसू आ गए थे। देवांशी को इतना उदास देखा फिर देवांशी का चेहरा ऊपर उठाकर देवांशी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर हल्की सी स्माइल करके, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि तुम सच में एक मंकी हो, एक वाइल्ड लिटिल मंकी, कहकर अबीर एक बार फिर तेजी से हंसने लगा। अबीर को वापस से अपने ऊपर हंसते हुए देख देवांशी गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। अबीर ने हंसते हुए देवांशी के चेहरे को देखा तो वो देखता ही रह गया। देवांशी ने इस समय जीन्स टॉप, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, बालों को खुला छोड़े हुए चेहरे पर बिना किसी मेकअप के वो बहुत सुंदर लग रही थी, और साथ ही देवांशी ने होठों का पाउट बना रखा था, जिससे देवांशी के होंठ और भी ज्यादा टैपिंग और सुंदर लग रहे थे। अभी धीरे से अपना एक हाथ देवांशी के सर के पीछे ले जाकर अपनी तरफ करता है। देवांशी कुछ समझते उससे पहले ही वो अपने होठों को देवांशी के होठों पर रख उसे बहुत ही डीपली और पेशेंट होकर किस करने लगता है। देवांशी पहले तो अभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो भी उस किस में खोने लगती है। देवांशी के हाथ अपने आप अबीर के सर के बालों में और बैक पर चलने लगते हैं। साथ ही देवांशी भी अबीर को किस बैक करने लगती है। अबीर और देवांशी अभी अपनी प्यार की दुनिया में ही खो रहे थे, तभी अबीर की कैबिन का दरवाजा ओपन होता है और किसी के हील की टक टक की आवाज टेबल तक आते हुए सुनाई देती है। अचानक किसी के यो बिना नॉक किए कैबिन में एंटर करने से अबीर की आंखें सर्द हो जाती है। वहीं देवांशी अबीर से दूर होकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अबीर जिसके चेहरे पर अब तक हंसी थी, उसकी जगह गुस्से ने ले लिया था। तभी उन्हें पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, गुड आफ्टरनून सर। अबीर अपने चेहरे को कैबिन के दरवाजे की तरफ घुमाता है। देवांशी अभी भी अबीर की गोद में ही बैठी थी। इस समय सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने एक पेंसिल कट व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, पैरों में हील और चेहरे पर मेकअप। उसने अपनी शर्ट के ऊपर की दो बटन खोले हुए थे, जिसकी वजह से उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। उस लड़की का नाम रिया शर्मा था। वो भी मुंबई के एक अमीर परिवार की बेटी थी, जो यहाँ पर अबीर को फंसाने के लिए जॉब करती थी। रिया जैसे ही अबीर की गोद में एक लड़की को देखती है, पहले तो वो चौंक जाती है, क्योंकि अबीर और देवांशी की शादी को पब्लिक नहीं किया गया था। इसके बारे में सिर्फ परिवार के लोगों को ही मालूम था। लेकिन जल्द ही रिया के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं, क्योंकि देवांशी की खूबसूरती को देख रिया को जलन हो रही थी। साथ ही वो अबीर की गोद में बैठी उसके सीने से लगी हुई थी। रिया का गुस्सा और ज्यादा तब बढ़ गया जब उसकी नजर अबीर के होठों पर लगी लाल लिपस्टिक पर गई, जो कि देवांशी की ही थी। साथ ही उनके कपड़े भी अस्त व्यवस्थ थे, जो ये बयां करने के लिए काफ़ी थे कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। अब रिया से उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, "यू ब्लडी चीप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर की गोद में बैठने की? और तुम यहाँ क्या कर रही हो?" तभी पूरे कैबिन में अबीर की गुस्से से भरी हुई आवाज़ गूंज गई, "जस्ट शट अप!" अबीर की आवाज़ सुन रिया 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन वो फिर भी हार ना मानते हुए अबीर से कहती है, "सर, की लड़की यहाँ पर आपको अपने हुस्न के जाल में फंसाने आई है। मैं इन जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। ये गोल्ड डिगर होती है, आज आपके बिस्तर पर तो कल किसी और के।" रिया के इस तरह गुस्से से चिल्लाने की वजह से अब देवांशी डरने लगी थी। देवांशी ने डर से अबीर की शॉर्ट को बहुत टाइट पकड़ लिया था, जिस बात को अबीर भी महसूस कर सकता था। अबीर गुस्से में रिया पर दहाड़ते हुए कहता है, "शट अप मिस रिया शर्मा!
मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कैसा है। गेट आउट फ्रॉम माय केबिन। और तुम्हें इस जॉब से भी फायर किया जाता है। लेकिन सर, अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारा बाप रोड पर आ जाए तो निकल जाओ मेरे केबिन से। अबीर की धमकी से अब दीवानसी पूरी तरह डर चुकी थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी, अबीर जो कह रहा है वो कर भी सकता है। इसीलिए रिया जल्दी से भागते हुए केबिन से निकल जाती है। रिया के जाने के बाद अबीर अब देवांशी को शांत कराने लगता है। वो धीरे धीरे देवांशी के बैग को रब कर रहा था ताकि देवांशी शांत हो सके। कुछ ही समय में देवांशी भी पूरी तरह शांत हो गई थी। रुद्र का कैबिन। रुद्र अभी अपने कैबिन में बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और आयशा बड़े ही नजाकत से चलते हुए कैबिन में एंटर करती है। आयशा सीधा जाकर रुद्र की गोद में बैठ जाती है। आयशा रुद्र के हाथों से मोबाइल को छीन कॉल कट कर टेबल पर फेंक देती है। रुद्र आयशा की इस तरह मोबाइल छीनने पर कहता है, आयशा ये क्या हरकत है, मैं कितनी ज़रूरी बात कर रहा था। आयशा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या वो कॉल मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी थी। रुद्र स्माइल करते हुए कहता है, मेरी जान, लाइफ में तुमसे ज़्यादा ज़रूरी भला कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक है, मस्का लगाना बंद करो। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि तुम्हें बता सकूँ 2 दिन बाद मेरा इवेंट है और तुम्हें भी वहाँ आना है। वैसे तो तुम्हें आना ही होगा क्योंकि अबीर भी आएगा, साथ ही दादी और दादाजी भी आएंगे। हाँ, मुझे मालूम है, वो इवेंट हमारी ही कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज है, तो मैं तो वहाँ ज़रूर आऊँगा। रुद्र आयशा को समझाते हुए कहता है। रुद्र और आयशा इसी तरह आपस में बात करते हैं। गौरी इस समय पूरे फ्लोर पर घूम रही थी। गौरी अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी, रेहान्स भाई तो अपने कैबिन में ही नहीं है। हमने कितनी देर तक उनका इंतज़ार भी किया लेकिन वो फिर भी नहीं आए। ऊपर से ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, अब हम दीवानसी और आयशा दी को कहाँ ढूंढें। अपने आप से ही बात करते हुए गौरी आगे बढ़ी जा रही थी। तभी वो अपने सामने से आ रहे पर्सन से टकरा जाती है। गौरी और वो पर्सन दोनों ही टक्कर की वजह से नीचे गिर जाते हैं। सॉरी सॉरी, कहीं चोट तो नहीं लगी। गौरी सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सामने कोई और नहीं रिया ही थी। अभीर की वजह से रिया पहले ही बहुत गुस्से में थी और गौरी के टकराने से रिया का गुस्सा और बढ़ गया। रिया गौरी को देखते हुए चिल्लाकर कहती है, यू ब्लडी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। एक नज़र गौरी को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती, तुम जैसी गरीब यहाँ क्या कर रही है और तुमने किसकी परमिशन से यहाँ एंटर किया। रुको, मैं अब भी सिक्योरिटी के हवाले करती हूँ। सिक्योरिटी? नहीं नहीं, हमें तो यहाँ पर आयशा दी लेकर आई थी। हम सच कह रहे हैं, हम तो बस रेयांश भाई को ढूंढ रहे थे। गौरी अपना सफाई देते हुए कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेयांश सर का नाम अपनी इस जुबान से लेने की। तुम पक्का कोई चोर हो जो यहाँ चोरी करने आई हो। तुम्हें तो मैं अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। कहते हुए रिया गौरी का हाथ पकड़ उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करने लगती है। इस बीच गौरी बार बार रिया को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई चोर नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रिया गौरी को खींच ही रही थी, तभी उसे अपने पीछे से एक भयानक और डरावनी आवाज़ आती है। रिया और गौरी पलटकर देखते हैं तो ये कोई और नहीं, शंकर था। शंकर को देख रिया अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर शंकर को ग्रीट करती है। शंकर अपने बड़े कदमों से चलकर उनके पास आता है। यहाँ क्या हो रहा है, शंकर अपनी शांत आवाज़ में पूछता है। इस बीच शंकर की नज़र रिया के हाथों पर थी, जिसे उसने बहुत ही टाइटली गौरी के हाथों को पकड़ा हुआ था। रिया जल्दी से सफाई देते हुए कहती है, सर ये लड़की यहाँ पर चोरी करने आई है और जब मैंने इसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो ये मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगी, इसीलिए मैं इसे गार्ड के हवाले करने जा रही हूँ। गौरी जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए कहते, नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने कोई भी चोरी नहीं की है। हम तो रियांश भाई के कैबिन में उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। देखा सर आपने, ये लड़की किस तरह झूठ बोल रही है, इसे तो मैं अच्छा मजा सिखाऊंगी। कहते हुए रिया की पकड़ गौरी के हाथों पर बहुत टाइट हो गई थी, जिससे अब गौरी को भी दर्द होने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये बात शंकर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कही थी, जिसे सुन गौरी को लगा कि वो उसे कह रहा है। इस कारण गौरी का सर नीचे झुक गया। वही रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी शंकर अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की। शंकर ने अपना एक हाथ बढ़ाकर गौरी का हाथ रिया से छुड़ाकर गौरी को अपनी तरफ खींच लिया। शंकर ने गौरी के हाथ को गौर से देखा। गौरी की कलाई लाल हो गई थी, जो रिया की टाइट पकड़ की वजह से हुई थी। अब शंकर का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। गेट आउट, शंकर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन सर, रिया कुछ कहते उससे पहले ही शंकर उसकी बात को बीच में काटते हुए अपने दांत पीसकर बोला, अपना ये मुंह बंद रखो। गार्ड्स कुछ ही देर में वहां पर शंकर के आगे सर झुकाकर खड़े हो गए। शंकर ने रिया को देखते हुए कहा, इसे ले जाकर इस कंपनी से बाहर फेंक दो और साथ ही इस लड़की के एक हाथ को भी तोड़ देना, ताकि इसे जिंदगी भर ये याद रहे कि इसने किसे हाथ लगाया था। शंकर के ऑर्डर के अनुसार वो रिया को खींचकर वहां से ले गए। इस बीच रिया चिल्लाते हुए अपने आप को छुड़ाने के लिए कहती रही,
लेकिन उन गार्ड्स ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। रिया को वहाँ से ले जाने के बाद अब शंकर गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है। अपने केबिन में लाने के बाद रेयांश गौरी को आराम से सोफे पर बैठाता है। मुंबई सिटी हॉस्पिटल मिहिर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में राउंड लगा रहा था। वो अभी-अभी अपने पेशेंट को चेक करके आया था। तभी एक जूनियर डॉक्टर मिहिर के पास आता है। वो मिहिर को ग्रीट करते हुए बताता है, सर जितने भी इंटर्न थे वो सभी आ चुके हैं। आप एक बार चलकर उन सभी को देख लीजिए। मिहिर अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला जाता है। एक रूम के अंदर बहुत सारे लड़के-लड़की चेयर पर बैठे हुए थे। वो सभी आपस में ही बात कर रहे थे। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और मिहिर रूम में एंटर करता है। मिहिर को देख वो सभी लड़के-लड़की अपनी चेयर से खड़े होकर मिहिर को ग्रीट करते हैं। मिहिर अपना सर हाँ में हिलाकर सभी स्टूडेंट को चेयर पर बैठने को कहता है। मिहिर एक नज़र सभी स्टूडेंट को देखता है, लेकिन मिहिर की नज़र लास्ट चेयर पर बैठी एक लड़की पर रुक जाती है। लास्ट चेयर पर एक लड़की जिसने गुलाबी सूट पहना हुआ था, वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी थी। मिहिर कुछ देर तक उस लड़की को घूर कर देखता है, लेकिन अगले ही पल मिहिर के चेहरे पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। वो कोई और नहीं, महक ही थी। महक अपना सर नीचे झुकाकर अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। नहीं नहीं, महक तो इतनी पागल कैसे हो सकती है? तो ये कैसे भूल गई ये हॉस्पिटल मिहिर का ही है? मैं भी पागल थी जो मैंने इंटर्न के लिए इसी हॉस्पिटल को चुना। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी तो शामत आई समझो। मुझे कैसे भी करके इससे बचना ही होगा। इस समय महक को अपनी ही बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। वो जब मिहिर के पीछे पागल थी तो उसने मिहिर के लिए मेडिकल फील्ड को चुना था और मिहिर के ज़्यादा करीब रहने के लिए महक ने इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने का फैसला किया। लेकिन अब उसे अपने ही फैसले पर अफसोस हो रहा था। मिहिर सभी स्टूडेंट को कुछ ज़रूरी बातें बताता है। उसके बाद वो एक जूनियर डॉक्टर को बुलाकर उसे सभी स्टूडेंट को हॉस्पिटल का टूर कराने को भेज देता है। सभी स्टूडेंट्स एक स्माइल के साथ मिहिर को ग्रीट कर जूनियर डॉक्टर के साथ जाने लगते हैं। महक भी बाकी सभी की भीड़ में मिलकर वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन मिहिर उसके प्लान पर पानी फेरते हुए उसे वहीं रोक लेता है। मिस गुलाबी ड्रेस, क्या आप वेट कर सकती है? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। साथ ही और लोगों को शक ना हो इसलिए मिहिर दो स्टूडेंट को भी रोक लेता है। मिहिर उन दो स्टूडेंट से बात कर उन्हें वहाँ से भेज देता है। अब वहाँ पर सिर्फ मिहिर और महक ही मौजूद थे। महक बार-बार अपने मन में कह रही थी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे दूर रहो। महक अपने आप से इस तरह बड़बड़ा रही थी। तभी उसके कानों में मिहिर की आवाज़ आती है, मिस महक, तो आप अभी भी मेरा पीछा कर रही है। तुम चाहे कितना भी कह लो, लेकिन तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। ये कहते ही मिहिर के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। महक जो कैसे भी करके सिर्फ वहाँ से जाना चाहती थी। मिहिर की बातों और उसके एक्सप्रेशन देख अब उसे गुस्सा आ गया। महक गुस्से से कहती है, मिस्टर मिहिर बजाज, ये तुम्हारी गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और पहले की गई मेरी सारी हरकतें मेरी गलतियां थी, जिनके बारे में सोचकर अब मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं कैसे तुम जैसे बेकार पर्सन से अट्रैक्ट हो गई? महक की बात सुन अब मिहिर को गुस्सा आने लगा था। मिहिर महक को उसके कंधों से पकड़कर रूम की दीवार से लगा देता है। अब मिहिर खुद नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन महक का कहना कि उसे प्यार नहीं करती, उसका उसे प्यार करना सबसे बड़ी गलती थी। ये बातें मिहिर को गुस्सा दिला रही थी। मिहिर की इस तरह टाइटली पकड़ने से अब महक को अपने कंधे में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपने आप को मिहिर से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। मिहिर भी गुस्से से महक को अपने आप से दूर जाने की कोशिश करता हुआ देख रहा था, जिससे मिहिर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। तभी मिहिर के दिमाग में कुछ आता है, जिससे मिहिर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। शंकर का कैबिन के भीतर गौरी सोफे पर बैठी हुई थी और अपने सामने गुस्से में चक्कर लगाते हुए शंकर को देख रही थी। शंकर के इस तरह कैबिन में ही चक्कर लगाने पर गौरी परेशान हो जाती है। वो शंकर को रोकते हुए कहती है, आप इस तरह से चक्कर क्यों लगा रहे हैं? गौरी की बात सुन शंकर अपनी जगह पर ही रुक जाता है। उसके बाद वो गौरी की तरफ घूमता है। शंकर गुस्से से गौरी पर चिल्लाते हुए कहता है, वैसे तो तुम बहुत बहादुर बनती हो, फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम उस लड़की को एक थप्पड़ मार सको, या फिर तुम्हारी सारी डेयरिंग मेरे ही सामने आती है? शंकर के इस तरह चिल्लाने पर गौरी डर कर अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लेती है। साथ ही उसका शरीर हल्का सा कांप भी जाता है। गौरी को कुछ ना बोलते देख शंकर दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, अब कुछ बोलोगी भी या नहीं? अब तो गौरी की आंखों से आंसू बहने स्टार्ट हो गए थे। गौरी को रोता देख शंकर गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गौरी की सिसकी की आवाज सुनकर शंकर गुस्से से फिर चिल्लाता है, चुप चुप और शांत रहो। तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज आई तो, और तुम ये बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने क्या तुम्हें मारा है? मुझे तो लगा था तुम बहुत स्ट्रांग हो,
लेकिन तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। शंकर का गौरी को बाकी लड़कियों से कंपेयर करना गौरी को बुरा लगता है। गौरी रोते हुए कहती है, हाँ हम बाकी लड़कियों की तरह ही हैं, कमजोर, और हम ऐसे ही हैं, तो अब क्या करेंगे? क्यों आप हमें अकेला नहीं छोड़ देते? दूर रहिए हमसे। कहते हुए गौरी भागकर कैबिन से निकल जाती है। वही कैबिन में खड़ा शंकर भी गुस्से में अपनी मुट्ठी बना लेता है। गौरी शंकर के कैबिन से निकलकर भागकर जा ही रही थी, तभी वो अपने सामने से आ रहे रियान से टकरा जाती है। गौरी को इस तरह भागता देख रियान चिंता करते हुए पूछता है, बच्चा क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम अपने भाई को बताओ, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। गौरी अपने सामने रियांश को देखते तुरंत उसके गले लग जाती है, साथ ही और तेज तेज रोने लगती है। रियांश भी गौरी को अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाने लगता है। बहुत देर यूं ही रोने के बाद गौरी अब धीरे धीरे शांत हो जाती है। गौरी के शांत होने के बाद रियांश गौरी को लेकर अपने कैबिन में आता है। वो गौरी को आराम से सोफे पर बिठा पानी पीने के लिए पानी देता है। गौरी भी रियांश के हाथ से पानी लेकर आराम से पीने लगती है। जब गौरी पूरी तरह से शांत हो जाती है तो रियांश पूछता है, गौरी अब मुझे बताओ, तुम भला रो क्यों रही थी? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा था? यूरोप एक बहुत बड़े बला के आगे बहुत सारे बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। उसी बला के एक कमरे में एक लड़की की तेज तेज चीखने की आवाज आ रही थी। वो कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी अंधेरे में बेड पर एक लड़का और लड़की मौजूद थे। वो लड़का उस लड़की पर अपना जोर आजमा रहा था, जिससे उस लड़की की तेज चीखें पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। बहुत समय बाद जब उस लड़की का काम पूरा हो जाता है तो उस लड़की के ऊपर से खड़ा होता है। वो लड़का बिना एक नज़र भी उस लड़की को देखे हुए सीधा जाकर खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। चांद की हल्की रोशनी में उस लड़के का चेहरा दिखाई देता है। गोरा रंग, सॉफ्ट जो लाइन, हल्की बियर्ड। वो लड़का दिखने में किसी हॉलीवुड हीरो की तरह था। उसका नाम था अधीर राजवंशी। राजवंशी एम्पायर का मालिक। वो पूरे यूरोप पर राज करता था। साथ ही वो यूरोप का माफिया किंग भी था। 2-3 सिगरेट पीने के बाद वो लड़का अपने हाथ की जली हुई सिगरेट को जमीन पर फेंक कर उसे अपने पैरों से कुचल देता है। उसके बाद वो लड़का पलट कर बेड पर सोई हुई उस लड़की को देखता है। अभी भी उस लड़की को अपने बेड पर देख उस लड़की की आंखें गुस्से से दहकने लगती है। वो गुस्से में चलकर उस लड़की के पास जाता है। वो सबसे पहले रूम की लाइट ऑन करता है। रूम की लाइट ऑन होते ही उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई देता है। 5 फुट 2 इंच हाइट, दूध सा गोरा रंग, कमर से भी नीचे आते लंबे हल्के भूरे सिल्की बाल, छोटा सा चेहरा, काली आंखें, लंबी पलकें, छोटी नाक, नेचुरल गुलाबी होंठ और चेहरे पर मासूमियत इतनी जिसे देख किसी का भी दिल पिघल जाए। इसका नाम है कृतिका। लेकिन इस समय उस लड़की के सुंदर चेहरे पर दर्द की लकीर थी और उसके सामने खड़ा हुआ जल्लाद उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था, जैसे उसे जिंदा ही खा जाएगा। अधीर उस लड़की का हाथ पकड़ उसे खींचकर बेड से नीचे फेंक देता है। अधीर के इस तरह करने पर वो लड़की जिसने अभी अपनी आंखें बंद की थी वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। कृतिका अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरती है, जिससे उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। कृतिका जल्दी ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करने के बाद अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से सामने खड़े अधीर को देखती है, जो उसे ही गुस्से में घूरे जा रहा था। लेकिन अधीर के चेहरे के भाव देख कृतिका का पूरा शरीर डर से कांप जाता है। अधीर गुस्से से अपने एक घुटने को नीचे मोड़ जमीन पर बैठता है। वो एक हाथ से कृतिका के बालों को मुट्ठी में भर उन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में कहता है, लगता है तुम भूल चुकी हो तुम्हारी औकात क्या है। फिर वो अपने दूसरे हाथ से कृतिका के चेहरे को दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम अधीर राजवंशी के बेड पर सो सको। तुम सिर्फ मेरी एक गुलाम हो। अधीर की बातें और उसके गुस्से को देख तो कृतिका की हालत ही खराब हो रही थी। कृतिका के होंठ थरथरा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अधीर कृतिका का चेहरा छोड़ उसे पीछे धक्का दे देता है। अधीर कृतिका से अपना चेहरा पलट गुस्से में कहता है, अब निकलो मेरे कमरे से और 20 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। निकलो मेरे कमरे से। कृतिका रोते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहती है, लेकिन मुझको नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए, मैं वादा करती हूँ उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। कृतिका ने डरते हुए अपनी बात तो कह दी थी, लेकिन उसकी इस बात से अब अधीर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था।
अधीर गुस्से में पलटकर कृतिका को उसके बालों से पकड़ खड़ा करता है। वो गुस्से से कहता है, लगता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। कृतिका डरते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी ना में हिलाने लगती है, लेकिन अधीर को तो जैसे कृतिका से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अधीर गुस्से में कृतिका को उसी हालत में खींचते हुए अपने रूम से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो कृतिका के कपड़ों को उसके ऊपर फेंक के बिना एक बार भी कृतिका के चेहरे को देखे रूम का दरवाजा बंद कर देता है। कृतिका को जब तक कुछ समझ आता तब तक वो रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से वो अपने सेंस में आती है। कृतिका अपने आसपास देखती है। वो विला अंदर से पूरा खाली था। वहाँ कृतिका के अलावा कोई नहीं था। कृतिका जल्दी से भागते हुए पास वाले रूम में एंटर कर जाती है। रूम के अंदर अधीर सीधा बाथरूम में चला जाता है। 20 मिनट बाद उसी वाला के किचन में कृतिका जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, क्योंकि इंडिया और यूरोप के समय में अंतर होता है, तो वहाँ पर इस समय सुबह ही थी। कृतिका जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर उसे बाहर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगती है। इतनी देर में उसे सीढ़ियों से उतरते हुए अधीर के जूतों की खट-खट की आवाज़ सुनाई देती है। अधीर 3 पीस बिज़नेस सूट पहनकर रेडी होकर सीढ़ियों से उतर रहा था। वो सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कृतिका जल्दी से अधीर को ब्रेकफ़ास्ट सर्व करके उसे उससे 2 कदम दूर होकर अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अधीर एक नज़र ब्रेकफ़ास्ट को देखता है, फिर कृतिका को। वो ब्रेकफ़ास्ट की एक बाइट लेता है। पहली बाइट खाते ही अधीर की आँखें बंद हो जाती है। कृतिका वहीं अधीर की साइड में खड़ी किसी तरह खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। तभी अधीर गुस्से में खाने की प्लेट को ज़मीन पर फेंकते हुए गुस्से से कहता है, "ये किस तरह का खाना है? इतना घटिया और बेस्वाद खाना कौन खाता है?" कृतिका जो इतने समय से नींद में थी, अधीर के इस तरह प्लेट फेंकने पर वो बुरी तरह डर जाती है। साथ ही डर और शौक से अब कृतिका की हिचकियाँ चालू हो गई थी। वो डरते हुए बार-बार हिचकियाँ ले रही थी। कृतिका अपनी डरी हुई नज़रों से टेबल पर रखे पानी के ग्लास को देखती। वो पानी पीना चाहती थी, लेकिन अधीर के डर से कृतिका की हिम्मत नहीं हो रही थी वो आगे बढ़कर पानी के ग्लास को ले सके। कृतिका को इस तरह ग्लास को घूरता देख अधीर के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ जाती है। अधीर कहता है, तुम्हें क्या पानी चाहिए? कृतिका अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपनी मासूम आंखों से अधीर को देखने लगती है। कृतिका को इस तरह देखता पाकर अधीर के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है और अधीर खतरनाक आवाज में कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए पानी से भी अच्छा और कुछ है, जिससे तुम्हारी ये हिचकी अब बिल्कुल बंद हो जाएगी। अधीर की वो हंसी और उसकी स्माइल देख कृतिका को एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो अपना सर नामे हिलाते हुए अधीर को मना करने लगते हैं, लेकिन अधीर कृतिका को इग्नोर कर सीधा लिविंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही वो कृतिका को भी अपने पीछे आने का इशारा करता है। कुछ ही समय में अधीर लिविंग एरिया के सोफे पर बैठा था। उसी के बगल में कृतिका डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में अधीर का असिस्टेंट कुछ गार्ड के साथ एक आदमी को पकड़ कर लाती है। उस आदमी को लाकर सीधा अधीर के सामने घुटनों के बल बैठा देते हैं। वो आदमी यूरोप के माफिया में से एक था। उसने अधीर को धोखा देने की कोशिश की थी, जिसकी सजा उसे आज मिलने वाली थी। वो आदमी अपने सामने अधीर को देख तुरंत उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन अधीर को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी को एक लात मारकर खुद से दूर करता है। अधीर उस आदमी को घूरते हुए कहता है, तुझे क्या लगा तो मुझे धोखा देकर बच जाएगा? तूने तेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मुझे धोखा देकर की है। अब इसकी सज़ा तो तुझे मिलनी ही चाहिए ना। फिर अधीर अपनी साइड में खड़ी कृतिका को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसे कौन-सी सज़ा देनी चाहिए? कृतिका जो अपने सामने चल रहे सीन को देखकर डर से काँप रही थी। शायद वो समझ रही थी अब अधीर क्या करने वाला है, जिससे उसका शरीर बुरी तरह काँप रहा था। वो वहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन अधीर उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। अधीर कृतिका को देखते हुए कहता है, खबरदार! जो तुमने यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। मेरे सामने अपना मुँह खोलने की। कृतिका अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती हुए कहती है, नहीं, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो। कृतिका वादा करती है वो आज के बाद कुछ नहीं बोलेगी। मैं सारा काम चुपचाप करूँगी और ना ही कोई शिकायत करूँगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। अब तक कृतिका की आँखों से पानी की तरह आँसू बहने लगे थे, लेकिन अधीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी ठंडी नज़रों से सिर्फ़ कृतिका को घूर रहा था। अधीर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वो गार्ड चलकर सामने घुटनों के बल बैठे पर्सन के पीछे खड़ा होकर अपनी गन को उस पर्सन के सर पर पॉइंट कर देता है। घुटनों के बल बैठा व्यक्ति उस गार्ड को अपने ऊपर गन पॉइंट करता देख डर जाता है। वो डरते हुए अधीर से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगता है, लेकिन अधीर बिना कोई इमोशन के गार्ड को इशारा करता है तो उस आदमी पर गोली चला देता है, जिससे उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है। उस व्यक्ति के कुछ खून की छींटें अधीर और कृतिका के चेहरे पर भी पड़ती है। साथ ही बहुत सारा खून जमीन पर फैल जाता है। कृतिका जैसे ही अपने ऊपर और ज़मीन पर खून देखती है, वो एकदम शांत हो जाती है। उससे कुछ यादें दिखने लगती हैं। कृतिका की आँखों के सामने एक कपल की लाश खून में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। कृतिका का पूरा शरीर काँपने लगा था। कृतिका सिर्फ़ पैनिक करते हुए यही दोहरा रही थी, खून,
खून उन्होंने मार दिया। अचानक से कृतिका सभी मूवमेंट को बंद कर देती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कृतिका अधीर की बाहों में बेहोश होकर गिर चुकी थी। कृतिका की हालत देखकर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर कृतिका के लिए अफसोस भाव थे, लेकिन अधीर का चेहरा इस समय भी इमोशनलेस था। अधीर कृतिका को वहीं सोफे पर सुलाकर खड़ा होता है और अपने असिस्टेंट से सब कुछ साफ करने को कहता है। कुछ समय बाद कृतिका अपने ऊपर ठंडा पानी गिरने से होश में आती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास की जगह को देखती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। और हाँ, आप लोग ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।